ज्ञान मेरे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था मांग का नियम किसे कहते हैं। मांग का नियम तहत जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो मांगी गई मात्राओं में वृद्धि आती है। कीमत में कमी, मांगी गई मात्राओं में वृद्धि, ये हमारा मांग का नियम बताता है। मांग के नियम में अब क्या होती है, इसकी कुछ मान्यताएं होती है। ये मान्यताएं, शर्तें यदि होंगी तभी हमारा मांग का नियम लागू होगा। यदि हमारी ये मान्यताएं नहीं होती हैं तो हमारा मांग का नियम लागू नहीं होता। अब इसमें हम पहली मान्यता पढ़ रहे हैं, उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रत्येक उपभोक्ता होती है, उसकी रुचि में क्या होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे एक उपभोक्ता पेप्सी पीता है, पेप्सी पीता है, उसके हिसाब से वो कीमत में कमी या वृद्धि होने पर क्या करता है, अपने अनुसार उसकी मांग की मात्रा की डिमांड करता है। यदि आज वो पेप्सी पी रहा है, कल उसकी रुचि में परिवर्तन हो जाए और वो उसकी जगह माजा पीने लग जाए तो हमारा मांग का नियम लागू नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है, कहने का आशय है कि हमारी जो उपभोक्ता की जो रुचि होती है उसमें जो वो पहले पसंद करता था अब भी उसी को पसंद करेगा, तभी हमारे मांग का नियम लागू होगा। दूसरा हमारा होता है आय में परिवर्तन। उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए, उसकी आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, 10,000 कमा के आपने एक टच स्क्रीन मोबाइल लिया 2,000 का, तो आपकी आय क्या थी, स्थिर थी। अब यदि अगर आपकी आय बढ़ जाती है और तब आप क्या करोगे, अच्छे मोबाइल की डिमांड करोगे, हमारा मांग का नियम वहां लागू नहीं होगा। कहने का मतलब है, कहने का आशय है, उपभोक्ता की जो आय है जितनी पहले थी अभी भी उतनी ही होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, मांग का नियम लागू होगा। तीसरा होता है हमारे संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में जैसे एक के स्थान चाय के स्थान पर कॉफी, इनकी कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इनकी कीमतों में परिवर्तन होगा तो उपभोक्ता वर्तमान में जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है उनको त्याग कर भविष्य में उसकी संबंधित वस्तु को उपयोग करने लग जाएगा। तीसरा होता है निकट भविष्य में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। यदि निकट भविष्य में, यदि आज आपको पता चले कि निकट भविष्य में इस चीज की कीमत में परिवर्तन होने वाला है तो आप क्या कर दोगे, अगर मूल्य में कमी होगी तो आप उसकी ज्यादा डिमांड करने लग जाओगे। तो यह भी एक मान्यता के अंतर्गत आता है कि जो उपभोक्ता वर्तमान में जिन वस्तुओं को कर रहा है उनके निकट भविष्य में या आने वाले समय में उनकी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारे मांग के नियम की मान्यता है। ये मान्यता यदि नहीं रहेंगी तो हमारा मांग का नियम लागू नहीं होगा। अब हमारा आता है अपवाद। मांग के नियम में क्या होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद का मतलब हमारा मांग का नियम क्या कहता है, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होगी तो मांगी गई मात्राओं में वृद्धि होगी। अपवाद के अंतर्गत आता है इसके विपरीत, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो मांगी जाने वाली मात्राओं में भी क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी। यह क्या कहलाता है, अपवाद। अब अपवाद क्यों होता है, किन किन परिस्थितियों में होता है, उसमें हमारा पहले नंबर पे आती है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपभोग करने पर एक उपभोक्ता को यह महसूस हो रहा है कि वह प्रतिष्ठा का सूचक है। उनकी कीमतों में चाहे कितनी भी वृद्धि हो जाए फिर भी वह उसको खरीदता ही खरीदता है। अब सोना है, कुछ कास्ट ऐसी होती है जिनमें सोना पहनना कंपल्सरी होता है। सोनी होते हैं, कभी देखा उनको कांच की चूड़ियां नहीं, ये उनकी प्रतिष्ठा होती है। चाहे सोने की कीमत कुछ भी हो लेकिन वह उसका उपभोग करते ही है। चाहे सोने की कीमत कितनी भी हो लेकिन वो उसका क्या करेंगे, कीमत में परिवर्तन होने पर भी वह उसको खरीदेंगे ही जरूर। दूसरा होता है अज्ञानता। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है कीमतों में वृद्धि की या कमी की, तो अज्ञानता वश भी क्या करते हैं, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो पता चले कि निकट भविष्य में कम होने वाली है लेकिन फिर भी उसको क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तीसरा हमारा होता है गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं, घटिया वस्तुएं, आय में वृद्धि होने के पर हमारी क्या हो जाती है, घटिया वस्तुओं की डिमांड हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे मोटा अनाज, डालडा घी आदि। गिफिन वस्तुओं के अंतर्गत हमारी मांग का नियम लागू नहीं होता है। तीसरी होती है अनिवार्य वस्तुएं।
कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में अनिवार्य होते हैं, जैसे दवाइयाँ। अब दवाइयों की कीमत में चाहे कितनी भी वृद्धि हो, लेकिन आप क्या करोगे, आपको खरीदनी ही खरीदनी पड़ेगी। एक बीपी का पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, अगर वो जो टैबलेट लेता है उसकी वर्तमान में कीमत में 2 रुपए 3 रुपए वृद्धि हो जाएगी, तो बताओ बच्चों क्या होगा, उसको खरीदना बंद कर देगा? नहीं, चाहे उसकी कीमत में वृद्धि हो लेकिन फिर भी वो उसको खरीदेगा। इसके अलावा महामारी होती है, महामारी जब आती है तभी भी कुछ वस्तुएं क्या होती है, अनिवार्य होती है, खरीदना जरूरी होती है, तो वो उनको खरीदता है। जीवन की कुछ मूलभूत चीजें हैं, जैसे नमक। अब नमक है, नमक की कीमत में चाहे कितनी भी वृद्धि हो जाए तो अपन क्या खरीदेंगे? नहीं, क्या खरीदेंगे अपन। तो ऐसी चीजें जो हम कीमत में परिवर्तन होने पर क्या करते हैं, उसके विपरीत उसकी मांगी गई मात्रा में क्या होता है, बढ़ जाती है। जैसे प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, अज्ञानता के कारण, गिफिन वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं। इन स्थितियों के समय हमारा क्या करता है, मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अब आगे मांग में परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन से क्या आशय है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से आशय, कीमत के कारण जब एक वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। यहाँ हमारे को ध्यान देने वाली बात है कीमत शब्द। कीमतों में परिवर्तन आना चाहिए। कीमत में परिवर्तन होने पर क्या हो जाता है, हमारा मांग की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम कहते हैं मांग का संचलन। मांग के संचलन को हम अगर विस्तार से पढ़ेंगे तो हम 2 बातों में पढ़ेंगे। एक होता है विस्तार, दूसरा होता है हमारा संकुचन। विस्तार का मतलब होता है वृद्धि और संकुचन का मतलब होता है कमी। यदि कीमत में कुछ परिवर्तन होता है तो विस्तार में क्या होता है और संकुचन में क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम विस्तार। विस्तार से आशय होता है वृद्धि। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांगी गई मात्राओं पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस सारणी से देखेंगे। जब वस्तु की कीमत क्या है, 5 रुपए है, तो हमारे द्वारा मांगी गई मात्रा कितनी है, 1। हम कम इकाई की मांग करके, आज आइसक्रीम की कीमत 5 रुपए है तो आप मार्केट से केवल 1 ही आइसक्रीम ला रहे हो। अब यदि कीमत में कमी आ गई, अब 5 से लेके 1 रुपए पर आ गए, अब कीमत कितनी हो गई है, 1 रुपए हो गई है, तो एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई जो मात्रा है आइसक्रीम की, जो क्वांटिटी है वो 5 हो गई। हम यहाँ देख रहे हैं जैसे जैसे कीमत में कमी हो रही है, हमारे द्वारा मांगी गई मात्रा में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। अब इसको हम अगर डायग्राम के द्वारा देखें, ओ एक्स पर हमने मात्रा को दिखाया गया है और ओ वाई पर हमने कीमत को दिखाया है। जब हमारी कीमत 5 रुपए है तो हमारे द्वारा मांगी गई मात्रा कितनी है, 1। अब हम देख रहे हैं जब कीमत 1 रुपए है तो हमारे द्वारा मांगी गई मात्राएं कितनी है, 5। इस रेखा चित्र के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जैसे जैसे कीमत में कमी आ रही है वैसे वैसे हमारे द्वारा मांगी गई मात्रा में क्या हो रहा है, वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, विस्तार। ये एक ही जो लाइन होती है, एक ही जो संचलन होता है, संचलन का मतलब एक ही रेखा में ऊपर नीचे होना। इसमें क्या बता रहे हैं हम, इसमें वृद्धि को बता रहे हैं कि जब हमारी कीमत 5 थी तो हम मांग कर रहे 1 की, अब हमारी कीमत 1 है तो हमारे द्वारा मांगी गई मात्रा क्या है, 5। ये हमारे विस्तार को, वृद्धि को बता रहा है। अब दूसरा हमारा होता है संकुचन। संकुचन से मतलब होता है कमी। कमी, जब हमारे वस्तु की कीमत 1 रुपए है तो हम कितनी डिमांड करेंगे, ज्यादा कर रहे हैं, 5 मात्राओं की डिमांड कर रहे हैं। बाजार से 5 आइसक्रीम लाएंगे, कब, जब हमारे वस्तु की कीमत 1 रुपए हो गई। अब यदि वस्तु की कीमत हमारी कितनी है, 5 है, यदि हमारी वस्तु की कीमत 5 रुपए होती है, महंगी हो जाती है, तो हमारे द्वारा मांगी गई मात्रा कितनी होगी, 1। क्या कि हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे कीमत में वृद्धि हो रही है हमारे द्वारा एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई मात्रा में क्या आती है, कमी। इस कमी को हम क्या बोलते हैं, संकुचन। रेखा चित्र में देखिए, ओ एक्स पर हमने कीमत को दर्शाया है और ओ वाई पे कीमत को दर्शाया और ओ एक्स पर हमने मात्रा को दर्शाया है। हम यहाँ देख रहे हैं जब 1 रुपए कीमत है, कितनी है, 1 रुपए कीमत
हमारे द्वारा मांगी गई मात्रा कितनी है 5। जब इसकी कीमत 5 रुपए हो जाती है तो एक उपभोक्ता उसकी इकाई को क्या करेगा, कम खरीदेगा, एक खरीदेगा। जब कीमत 5 रुपए है तो कितनी खरीदेगा, एक ही इकाई को ही खरीदेगा। हमने देखा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन में संचलन एक ही। हम इस दोनों डायग्राम को एक साथ दिखा देते हैं। जब ये हमारा एरो नीचे रहता है ये विस्तार को बताता है, जब हमारे ये एरो ऊपर की तरफ जाता है ये संकुचन या कमी को दिखाता है। ये मांग की मात्रा में परिवर्तन किसके कारण होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण। अब दूसरा बिंदु होता है मांग में परिवर्तन या खिसकाव। अब मांग में परिवर्तन और खिसकाव किसके होता है, कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण जब मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मांग में परिवर्तन या खिसकाव। कीमत के अन्य तत्व कौन कौन से होते हैं, उपभोक्ता की आय। आज वर्तमान में वो 10,000 कमा रहा है, अगर उसकी आय में वृद्धि हो जाती है तो वो क्या करेगा, अधिक वस्तुओं की मात्रा की डिमांड करेगा। दूसरा इसके दो तत्व हो जाते हैं, मांग वक्र में वृद्धि, दूसरा मांग वक्र में कमी। मांग वक्र में वृद्धि और मांग वक्र में कमी, इसमें कीमतें क्या रहती हैं, स्थिर रहती हैं। कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कीमतों के अतिरिक्त अन्य तत्व जितने भी होंगे, निकट भविष्य में होने वाली कीमतों में अंतर, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, इसके अतिरिक्त पूर्व वस्तुओं की, संबंधित वस्तुओं की, इसके अलावा भविष्य में कीमत बढ़ने की आवश्यकता, आय में वृद्धि, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, ये सब हमारा क्या बताते हैं, मांग वक्र में वृद्धि को बताते हैं कि हमारा मांग वक्र कब बढ़ता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं इस आंकड़े के अंतर्गत जो वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो हमारे द्वारा मांगी गई मात्रा कितनी है, 20। अब वस्तु की कीमत 10 रुपए है, कीमत देखो स्थिर है, यहाँ पे कीमत क्या है, स्थिर है। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, पहले भी 10 थी और अभी भी 10 है। कीमत 10 रुपए है, मांगी गई मात्रा कितनी है, 20 की। कीमत 10 रुपए है लेकिन मांगी गई मात्रा में क्या हो गया, वृद्धि हो गया है, कीमत के अतिरिक्त हुआ है। ये वृद्धि किसी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत स्थिर है, कांस्टेंट है, लेकिन हमारे द्वारा जो मांगी गई मात्रा है उसमें परिवर्तन हो रहा है। अब इसको रेखा चित्र में देखेंगे, ओ एक्स पर हमको किसको बताया गया है, मात्रा को दिखाया गया है, और ओ वाई पर हमको क्या दिखाया गया है, कीमत को दिखाया है। हमारी जो कीमत है ये स्थिर है, या कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब हमारी कीमत 10 रुपए थी तो हमारे द्वारा मांग की थी 10। अब यदि कीमत में वृद्धि स्थिर है लेकिन हमारी मांग में क्या हुआ है, वृद्धि हो रही है। अब कीमत में वृद्धि हो रही है तो हम देख रहे हैं हमारे रेखा चित्र जो रेखा है वो ऊपर दाईं ओर शिफ्ट हो गया है। ऊपर दाईं ओर शिफ्ट होने का आशय होता है मांग में वृद्धि। कीमत स्थिर है लेकिन मांगी गई मात्राओं में क्या है, परिवर्तन है। पहले हम 10 रुपए कीमत होने पर 20 इकाइयों की मांग कर रहे थे, अब 10 रुपए कीमत है लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, 30 इकाइयों की मांग कर रहे हैं। ये हमको बताता है कि मांग में वृद्धि से क्या आशय है। अब दूसरा हम आते हैं कि मांग में कमी। मांग में कमी से का आशय होता है कि जब कीमत तो स्थिर है लेकिन मांगी गई मात्राओं में कमी हो जाती है। अब मांगी गई मात्राओं में कमी किस कारण से होता है, उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए। अगर आप अभी 10,000 कमा रहे हो लेकिन आने वाले भविष्य में 5 ही कमा रहे हो तो क्या वस्तुओं की डिमांड ज्यादा करोगे, नहीं करोगे। आपके द्वारा भले कीमत स्थिर हो लेकिन अगर आपकी आय कम हो गई है तो आप वस्तुओं की मांग क्या कर दोगे, कम कर दोगे। फिर होता है कि हमारे क्रेताओं की संख्याओं में कमी। पहले हमारे बाजार में खरीदने वाले क्रेताओं की संख्या अधिक थी तो हमारी डिमांड क्या होती थी, अधिक होती थी। अब क्रेताओं की संख्या में यदि कमी हो जाती है तो हमारी मांग में भी क्या हो जाती है, कमी। लेकिन कीमत स्थिर है, क्रेता खरीदने वाले ही नहीं होंगे तो बाजार में माल बिकेगा क्या, नहीं। उसके बाद तीसरा आता है पूरक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। अगर पूरक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो क्या हो जाता है, हमारे मांग में परिवर्तन आ जाता है। फिर है कीमत बढ़ने की आशा। यदि निकट भविष्य में यह हो जाए कि कीमत कम हो रही है, अगर बढ़ने की उम्मीद होती है तो हमारा क्या हो जाता है, मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत भविष्य में कीमतों के कमी होने की संभावना
बताते हैं कमी। दाईं और जो हमारा होता है वो वृद्धि को बताता है, बाईं और जो हमारा होता है वो हमारा क्या बताता है, कमी को बता रहा है। अब आप इसमें देखोगे कि ये जो रेखा चित्र है, पहला हमारा डायग्राम बन रहा था ये यहाँ पर डिमांड। अब हमने देखा ये पूरी की पूरी जो डिमांड की जो रेखा है ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट हो रही है, इसमें खिसकाव हो रहा है, इसमें कोई घुमाव नहीं हो रहा है, ये अपनी इस जगह से उठकर ऊपर की तरफ चली गई है। पहले हमारा D1 था, अब हमारा क्या हो गया D2। ये हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ खसक जाता है, ऊपर दाईं और जो खिसकाव होता है वो वृद्धि को बताता है। और पहले हमारा डिमांड बीटी रेखा यहाँ पर था, अब हमारा क्या हो गया नीचे की आ गया है, तो ये हमको किसको बता रहा है, कमी को बता रहा है। जो खिसकाव होता है वो क्या होता है, कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण से होता है, और कीमत के कारण जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, मांग वक्र में संचलन। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संचलन में क्या लिखे और मांग की मात्रा में परिवर्तन में खिसकाव में क्या। संचलन में हमेशा दो स्थितियां बताई जाती हैं, एक विस्तार वाली और एक संकुचन वाली। इन दो डायग्राम को हम एक साथ भी बना सकते हैं। इसमें यदि एरो को परिवर्तन कर दें, अगर हमको विस्तार को दिखाना है तो हम एरो को नीचे कर देते हैं, यदि इसके विपरीत आप इसी रेखा चित्र के अंतर्गत आप एरो को ऊपर की ओर दिखाओगे तो वो हमारा क्या आ जाता है, कमी को बताता है। कीमत के जैसे कीमत, ध्यान देना बच्चों, आप भूल जाते हो कि किसके अंतर्गत कीमत में परिवर्तन होता है तो संचलन होता है, कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, खिसकाव होता है। खिसकाव की भी दो स्थितियां हैं, क्या हो जाता है, ऊपर दाईं ओर खिसकना वृद्धि को बताता है और नीचे की ओर आना किसको बताता है, कमी को बताता है। इसके अतिरिक्त अब हमने इसके पढ़े, अपन ने स्कूल में पढ़ा मांग का नियम, पिछली अध्याय में पढ़ा था मांग का नियम किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांगी गई मात्राओं में क्या होती है, कमी। उसके बाद में हमने मांग तालिका पढ़ी थी, मांग तालिका के अंतर्गत हमने तालिका बनाई थी, उसमें एक व्यक्ति की मांग को बताया था, फिर दूसरी वाली तालिका में हमने बाजार मांग में वक्र को बताया था। उन मांग वक्र के बाद में हमने इसकी आज हमने जो पढ़ी थी वो हमने इसकी मान्यताएं पढ़ी हैं कि हमारे ये जो मांग का नियम है, मांग का नियम क्या होता है, कीमत में वृद्धि होने पर मांगी गई मात्राओं में क्या होता है, कमी। ये जो हमारी शर्तें हैं, ये जो हमारी मान्यताएं हैं, ये इन 4-5 तत्वों के ऊपर निर्धारित होती हैं। उपभोक्ताओं की रुचि, आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं में परिवर्तन, निकट भविष्य में होने वाले परिवर्तनों की संभावना, ये हमने मान्यताएं पढ़ी। उसके बाद में हमने अपवाद बताए जो प्रोफेसर वेबलर ने दिए थे। प्रोफेसर वेबलर ने बताया अपवाद से आशय होता है कि जहां हमारा मांग का नियम लागू नहीं होता है। हमारा मांग का नियम क्या था, जब कीमत में वृद्धि होगी तो क्वांटिटी में क्या आएगा, कमी। अब इसमें मांग के नियम के अंतर्गत क्या हो जाएगा, अपवाद में क्या हो जाएगा, कीमत में वृद्धि हो रही है और मांगी गई मात्राओं में भी क्या हो रहा है, वृद्धि होगी। ये हमारा क्या कहलाता है, अपवाद कहलाता है। कीमत में वृद्धि तो मांगी गई मात्राओं में भी वृद्धि कहलाती है। इसके बाद में हमने संचलन पढ़ा, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, परिवर्तन पढ़ा। इसके बाद में अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा पॉइंट तो नेक्स्ट क्लास में हम वापस से इसको डिस्कस करेंगे। इसके आगे के जो बिंदु है, चैप्टर है, वो हम फिर से पढ़ेंगे। संचलन का और परिवर्तन का ये 6 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आता है। छोटे छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है मांग के नियम से क्या आशय है, और कभी भी बच्चों 6 नंबर का जब कोई क्वेश्चन आता है तो वहां आपको कोई कहेगा नहीं कि आप मान्यताएं लिखिए, अपवाद लिखिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मांग के संचलन से या खिसकाव से क्या आशय, तो वहां आप क्या क्वेश्चन को लिखोगे, सबसे पहले आप मांग का अर्थ लिखोगे, उसकी परिभाषा लिखोगे और मान्यताएं और विशेषताएं आपको सभी जरूर लिखने पड़ेंगे। अगर आप मान्यता और विशेषताएं नहीं लिखते हैं तो हमारा प्रश्न क्या माना जाता है, अधूरा माना जाता है। इस बिंदु को लिखने के बाद हम अपने मेन क्वेश्चन पे आएंगे, हम इसको सारणी के द्वारा बताएंगे। एक तरफ हम मात्रा में परिवर्तन और एक मांग में परिवर्तन करके बताएंगे।
मत शब्द आप अच्छी तरह लिखेंगे और अन्य कारण ये लिखने के बाद ही आप